हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई एस संसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आई एस संसारी क्लासेस पर। यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। अगर पिछली क्लासेस को अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया है तो सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट हैं वो चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में प्रीवियस क्लासेस जो पिछली क्लासेस हैं उन्हें अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद इसकी जो पीडीएफ फाइल है ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही अब आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपनी आईएएस क्लासेस पर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले सवाल आपके सामने है, छोटी माता का प्रसार ये एक रोग होता है। ठीक है, इसका प्रसार किस तरह से होता है, लक्षण क्या है इसके और इससे किस तरह से बचा जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो छोटी माता होता क्या, एक्चुअली छोटी माता भी एक तरह से संचारी संक्रामक रोग है। कैसा संक्रामक रोग है, ये संचारी संक्रामक रोग है जो बचपन में भी हो सकता है। बचपन से लेकर 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को हो सकता है। ठीक है, एक बार रोग हो जाने पर व्यक्ति में जीवन भर हेतु रोग निरोध क्षमता उपार्जित हो जाती है। इनके कहने का मतलब है एक बार अगर ये रोग हो गया तो दोबारा फिर ये रोग आपको नहीं होता है, यानी कि दोबारा से रोग नहीं होता है क्योंकि रोग निरोधक क्षमता व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है, उपार्जित हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें बहुत जल्दी आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है वो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर अब तक आए हुए हैं एग्ज़ाम में 2016 से लेकर 2023 तक के सभी सब्जेक्ट के वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं छोटी माता के प्रसार के बारे में। इसमें आपको पता चल गया ये जो रोग है ये एक प्रकार का संचारी संक्रामक रोग है जो बचपन से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को हो सकता है। और एक बार यदि किसी में ये रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति में जीवन भर के लिए उस रोग के लिए निरोग के लिए उपक्षमता जो है वो उपार्जित हो जाती है। ठीक है, आगे इसका वायरस के बारे में बताया गया है कि इसका वायरस कौन सा है, तो ये वैरिसेला वायरस के द्वारा होता है। किसके, वैरिसेला वायरस के द्वारा होता है। इसका जो जीवाणु होता है वो वैरिसेला वायरस होता है, ये आपको याद रखना है। रोग का प्रसार कैसे होता है, छोटी माता रोग शोषण के द्वारा, कैसे, शोषण के द्वारा बिंदुक संक्रमण से, रोगी के निकट संपर्क से या रोगी की संक्रमित वस्तु से। यदि किसी और वस्तु या किसी और व्यक्ति को ये रोग फैला हुआ है तो उसके द्वारा ये रोग आपको फैल सकता है। ठीक है, किसी अदर व्यक्ति को अगर ये रोग है तो उसके द्वारा ये रोग आपको फैल सकता है। उस जैसे कि उस रोगी के निकट आप जाएं, ठीक है, उसके संपर्क में आप रहें या फिर वो जो वस्तुओं को यूज़ कर रहा है रोगी, ठीक है, जिसे ऑलरेडी वो रोग है उसकी वस्तुओं को अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, तब भी आपको ये रोग हो सकता है। ठीक, इसका उद्भवन काल होता है 14 से 21 दिन में ये जो रोग है ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। संक्रामक काल क्या होता है, पित्तिका निकलने के दिन पूर्व से लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, रोग के लक्षण यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रोग के लक्षण क्या रहते हैं, ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये छोटी माता का रोग है। ठीक है, इसमें रोग के लक्षण होंगे, रोग का प्रारंभ हल्के ज्वर यानी कि बुखार से होगा और कमर दर्द के साथ होगा। ठीक है, हल्का बुखार आ सकता है और कमर दर्द हो सकता है। वयस्कों में क्या होगा, जो बुखार होगा वो 101 यानी कि 101 फ़ारेनहाइट, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। बुखार आपको पता ही होगा फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है यानी कि मापा जाता है। 101 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। बुखार आने के 24 घंटे के अंदर शरीर के संपर्क ढके भागों में दाने निकल आते हैं। ठीक है, अगर ये रोग होगा आपको, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है उसकी बॉडी पर दाने निकल आते हैं। आपने भी आसपास किसी न किसी कभी ना कभी किसी को ये इस रोग से ग्रस्त देखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये रोग है उसमें क्या होता है, बॉडी पर आपके जो दाने हैं वो निकल आते हैं इस रोग में। ठीक है, उसमें आगे बाद बताया गया 2 से 3 दिन में इन दानों में पानी भर जाता है और 6 से 7 दिन में ये दाने सूख कर क्या है, पपड़ी बन जाते हैं। कैसे, पपड़ी बन जाते हैं। रोग से किस तरह से बचाया जा सकता है ये आपको याद रखना है। रोग प्रारंभ होने पर ही स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचना आपको देनी चाहिए। ठीक है, जो आपके एरिया के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ठीक है, उन्हें इस बारे में सूचना देनी चाहिए। इसके साथ ही आगे क्या बताया गया,
आगे बताया गया कि रोगी को पृथक यानी कि अलग एक कमरे में व्यवस्था कर देनी चाहिए। रोगी की जो व्यवस्था है वो अलग एक कमरे में कर देनी चाहिए और ज़्यादा लोगों को उससे नहीं मिलना चाहिए। पित्तिका निकलने के समय से लगभग 1 सप्ताह तक रोगी को अलग रखना चाहिए। अगला पॉइंट बताया, रोगी के थूक बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का संचारी संक्रामक रोग है। और अगला पॉइंट बताया गया कि रोगी के ठीक होने पर रोगी के उपयोग का सभी जो सामान है और कमरे का जो साबुन वगैरह है, जो सोडा वगैरह है, वो गर्म पानी से आपको धो देना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी अदर व्यक्ति को ये जो रोग है वो संक्रमित ना करे। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सके। प्रश्न संख्या 62, खसरा रोग के प्रमुख लक्षण और इससे बचाव के उपाय आपको बताना है, ठीक है। आप खसरा रोग के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो खसरा रोग जो है वो बच्चों में फैलने वाली एक संचारी रोग है जो 6 माह से 10 वर्ष की आयु के काफ़ी बच्चे इस रोग से प्रतिवर्ष ग्रस्त हो जाते हैं। कितने? 6 वर्ष की आयु के बच्चों को भी ये रोग हो सकता है और 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ये जो रोग है वो हो सकता है। इसका जीवाणु है वो वायरस होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा फैलता है? ये एक वायरल डिसीज़ है यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है। इसके रोग का प्रसार कैसे होता है? रोग का जो प्रसार है वो प्रत्यक्षता रोगी के संपर्क में आने से, कोई अदर व्यक्ति को अगर ये रोग ऑलरेडी है तो अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब भी हो सकता है। और श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से भी हो सकता है और रोगी के संक्रामक पदार्थों से भी, जो पदार्थ यानी कि जो वस्तुएं रोगी यूज़ कर रहा है अगर उनको आप टच करते हैं तो उनसे भी ये जो रोग है वो हो सकता है, ठीक है। इसका उद्भवन काल भी 10 से 14 दिन तक रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 10 से 14 दिन तक ये जो रोग है वो आपकी बॉडी पर बना रहता है। आगे यहाँ पर बताया गया, आगे क्या बताया गया यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आगे बताया गया कि संक्रामक काल क्या होगा? दाने निकलने के 4 दिन पूर्व से 5 दिन बाद तक, ठीक है। संक्रामक काल क्या होगा? दाने निकलने से 4 दिन पहले से लेकर दाने निकलने के 4 दिन बाद तक ये आपका संक्रामक काल होगा। रोग के लक्षण इसमें क्या क्या होंगे, कैसे पता चलेगा आपको ये रोग है, ठीक है। तो देखेंगे इसके रोग के लक्षण क्या है। प्रारंभ यानी कि शुरू में जुकाम हो सकता है, सिर दर्द, खांसी और हल्का बुखार आ सकता है। दूसरा, 1-2 दिन के बाद ज्वर यानी कि जो बुखार की वो तीव्रता है वो 103 यानी कि 103 फ़ारेनहाइट तक हो जाती है और नाक, कान तथा आंखों से पानी भी आ सकता है। तीसरा पॉइंट है, ज्वर यानी कि बुखार के चौथे दिन तक मुंह के भीतरी भाग, चेहरा और कान के पीछे आपके दाने निकल आते हैं। अगला पॉइंट है, धीरे धीरे दाने शरीर में फैल जाते हैं। अगला पॉइंट आपका अंतिम, 1-2 दिन तक ये दाने तीव्रता पर रहते हैं और फिर सूखने लगते हैं। ये आपके रोग के लक्षण हो गए, ठीक है। इससे आपको पता चल सकता है कि रोग कौन सा है, रोग कौन सा है? खसरा, ठीक। तो आगे यहाँ पर बताया गया इस रोग से आप किस तरह से बचाव करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है ताकि इनसे आप बच सकें। यदि रोग का संदेह आपको हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे खसरा रोग हो रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो संदेही व्यक्ति को तुरंत अलग कर देना चाहिए अपने से, ठीक है। लगभग 7 दिनों तक रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। रोगी के श्वसन मार्ग से निकले समस्त पदार्थों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। श्वसन मार्ग से निकले, ठीक है, समस्त पदार्थों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है, रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान को भली प्रकार विसंक्रमित करना चाहिए यानी कि गर्म पानी वगैरह से उसे धो लेना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हैजा। हैजा बताना आपको, हैजा क्या है? हैजा रोग किस प्रकार फैलता है ये आपको बताना है। तो हैजा रोग किस प्रकार फैलता है इसके बारे में भी देख लेंगे। यहाँ पर हैजा जो रोग है वो बहुत ही तीव्र संक्रामक बीमारी है यानी कि तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। ये रोग गर्मी के मौसम में अधिक फैलता है। समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता रहा है और ये समस्त आयु यानी कि सभी आयु के वर्ग के लोगों को समान रूप से प्रभावित करता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी आयु वर्ग के लोगों को समान रूप से ये प्रभावित करता है। इसका जो जीवाणु होगा वो विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। इसके जीवाणु का नाम क्या रहता है बैक्टीरिया का? विब्रियो कॉलेरी। हैजा जिस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है उस जीवाणु का नाम आप याद रखेंगे, विब्रियो कॉलेरी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपसे पूछ लेता और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपसे पूछ लेता। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 64 है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रश्न संख्या 64। आपसे पूछा जा रहा है कि मलेरिया रोग किस मच्छर से प्रसारित होता है? जो मलेरिया रोग है वो किस मच्छर के द्वारा होगा और इसके लक्षण भी आपको बताना है। क्या बताना है आपको? इसके लक्षण भी बता देना, किसके? मलेरिया के, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम यहाँ पर देखेंगे मलेरिया रोग के लक्षण क्या हैं, ठीक है, और ये किस तरह से प्रसारित होता है यानी कि फैलता है। प्रसार का मतलब फैलना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो मलेरिया रोग एनाफिलीज मच्छरों से प्रसारित होता है। कौन से मच्छर से? एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। इसके क्या क्या प्रसार के लक्षण है वो यहाँ पर बताए गए, ठीक है, इस तरह से प्रसारित होगा। प्रसार प्रारंभ में शारीरिक कमजोरी आएगी, हाथ पाँव में दर्द, ठीक है। सबसे पहले ये बताया गया कि जो इस रोग का प्रसार है वो एनाफिलीज मच्छरों के द्वारा होता है और इसके लक्षण क्या हैं वो लक्षण यहाँ नीचे बताए गए। तो लक्षणों को अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। लक्षण क्या क्या होंगे वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक।
तो लक्षण आपके, सबसे पहला लक्षण आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है, प्रारंभ में शारीरिक कमजोरी रहेगी, लगेगी आपको, हाथ पाँव में दर्द हो सकता है, सिर दर्द होने लगता है। दूसरा आपका अत्यधिक ठंड लगकर रोगी को बुखार आ सकता है, अत्यधिक ठंड लगेगी और बुखार आ सकता है। इसमें ठंड की अवस्था में रोगी की कंपकपी बन जाती है। ये अवस्था 1 से 2 घंटे से लेकर यानी कि आधे घंटे से लेकर कितने आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक रह सकती है, ठीक है। उसके बाद ज्वर यानी कि जो बुखार है वो 103 फ़ारेनहाइट से लेकर 105 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। 5वां पॉइंट है, फिर आपको पसीना आता है और उसके बाद जो बुखार है वो उतर जाता है, ठीक है। ये किस में होता है, ये किस में होता है, किस रोग में होता है, ये मलेरिया रोग में होता है, ठीक है। इसके बाद परंतु जी मिचलाने और वमन की शिकायत बनी रहती है, जी मचलता रहता है और वमन की शिकायत बनी रहती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें, इस प्रकार के ज्वर यानी कि बुखार की शिकायत प्रतिदिन होती है आपको, ठीक है, यानी कि कुछ देर के लिए बुखार आता है उतर जाता है, दूसरे दिन अथवा हर तीसरे दिन बाद ये जो शिकायत है ये आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको मलेरिया का जो टेस्ट है वो कराना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा रोग है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसमें क्या पूछा जा रहा है, रासायनिक केमिकल फार्मूले के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला है उन्हें आप करेंगे स्पष्ट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से केमिकल फार्मूले होते हैं। पहला होता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि मूल अनुपाती सूत्र, हिंदी में कहेंगे वह सूत्र जिससे किसी यौगिक यानी कि कंपाउंड के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या में सरल अनुपात का बोध होता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर क्या बताया गया है, वह सूत्र ऐसा फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जिससे किसी यौगिक, कोई भी कंपाउंड हो गया, ठीक, कोई यौगिक हो गया, उसके अणुओं में जो अलग अलग उसके अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के बीच यानी कि एलिमेंट्स के बीच परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात का बोध हो, यानी कि उसमें जो परमाणु हैं उनकी संख्याएं सरल अनुपात में हो, तो ऐसे सूत्र को हम मूल अनुपाती सूत्र कह देंगे। जिसके हो गया आपका ग्लूकोज के अणु में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:2:1 है, ठीक है। कैसा है, 1:2:1 है, ठीक है। ये कौन से अणु में, ठीक है, कौन से किसमें, आपका ग्लूकोज में, ठीक है, कौन सा यौगिक का ग्लूकोज। अतः इसका मूल अनुपाती सूत्र होता है CH2O, ठीक है। ये क्या होगा आपका ग्लूकोज, ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोज। दूसरा आपका मॉलिकुलर फार्मूला है जिसे आप बोलते हैं आणविक सूत्र, क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र बोलते हैं। ये सारे हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, केमिकल फार्मूले होते हैं, ये आपने पढ़े भी होंगे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थी होंगे यानी कि स्टूडेंट्स होंगे। वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, कोई यौगिक है उसके अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की, ठीक है, परमाणु की क्या है, वास्तविक एक्चुअल नंबर उनका पता चले कि उसमें कितने यहाँ पर जो परमाणु हैं, ठीक है, उसका एक्चुअल नंबर आपको पता होता है, ठीक है। तो उसे आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। इसका आणविक सूत्र होता है C6H12 और O6। एक चीज़ और यहाँ पर आपको पता चले कि जो ग्लूकोज होता है इसका आणविक सूत्र क्या होगा, ठीक है, आणविक सूत्र क्या होगा, C6H12O6, ये इसका आणविक सूत्र होगा, किसका, यहाँ पर ग्लूकोज का, ठीक है। ये हो गया आपका आणविक सूत्र। इसके बाद पढ़ेंगे आप स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र कैसे होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे स्ट्रक्चरल फार्मूला वह सूत्र जिसमें यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का तथा उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है, संरचना सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, संरचना सूत्र कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मीथेन का आणविक सूत्र CH4 होता है, इसे मीथेन बोलते हैं। इसका आकार चतुष्फलकीय होता है और कार्बन परमाणु, ठीक है, किसके, कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्रक में स्थित होता है, ठीक है। कैसे स्थित होता है, जो कार्बन परमाणु है, ये जो कार्बन का परमाणु है ये चतुष्फलक के केंद्र में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चरल सूत्र हो गया मीथेन का। इस तरह से जो कार्बन का परमाणु होगा, ये कार्बन का परमाणु होगा, ये चारों हाइड्रोजन परमाणु के बीच में यानी कि चतुष्फलक के केंद्रक यानी कि बीच में स्थित होता है, ठीक है। तो ये किसका सूत्र होगा आपका, ये हो गया आपका मीथेन का CH4, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, CH4, ठीक है। तो इसके बाद आगे क्या बताया गया, इसमें CH बंद एक दूसरे से 109°28 पर कोण बनाते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि संरचना सूत्र, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 166, परिवर्तन किसे कहते हैं, व्हाट इज चेंज, चेंज क्या है भैया,
ठीक है। परिवर्तन किसी भी चीज़ में हो सकता है, जिससे किसी वस्तु की मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग, ताप, आकार अथवा अवस्था आदि की बदलने को ही परिवर्तन कह सकते हैं। किसी भी वस्तु की जैसे मात्रा अगर बदल गई, मात्रा इधर से उधर हो गई, कम या ज़्यादा हो गई, स्थिति उसकी बदल गई, या फिर दशा बदल गई, या उसका रूप बदल गया, रंग चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या आकार चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही, ठीक है। इन सारी चीज़ों में जो बदलाव होता है उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। तो विभिन्न परिवर्तनों की पहचान वस्तुओं के भौतिक गुण लाइक एज रंग, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना और रासायनिक गुणों के आधार पर की जा सकती है। जैसे दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन आगे हो गए आपके कोयले, लकड़ी, मोमबत्ती आदि का जलना, ठीक है, दाल सब्जियों का पकना, आटे से रोटी बनना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़ों का सूखना आदि दैनिक जीवन में होने वाले चेंजेस यानी कि ये परिवर्तन हैं। बस यही आपको इतना याद रखना है, ठीक है। दैनिक जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, कपड़ों का सूखना, ठीक है, दही का जमना, ठीक है, और भी सारी कई चीज़ें बनना, ठीक है, सब्जियों का बनना या पकना उनका, ये सारी क्या, ये आपके दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये प्रश्न 2015 की बीटीसी परीक्षा यानी कि डीएलएड परीक्षा में आया हुआ है। तो देखेंगे भौतिक यानी कि फिजिकल और केमिकल परिवर्तन को आप समझाएंगे। फिजिकल और केमिकल परिवर्तन क्या होते हैं, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखेंगे भैया। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये प्रश्न इस बार भी परीक्षाओं में आया हुआ था, तो इसे आप देखेंगे। ऐसा परिवर्तन जिनमें दो पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कैसा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक, कोई पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन पा रहा है, तो उसे आप भौतिक परिवर्तन ही कहेंगे। जैसे लोहे में चुंबकत्व का उत्पन्न होना, पानी का बर्फ या वाष्प में परिवर्तन होना, ठीक है, या नमक या चीनी का पानी में घुलना, या पदार्थ का चूर्ण बनना, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस हैं। दूसरा आपका केमिकल यानी कि रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है, जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न होते हैं, जिसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि दूध से आप दही बनाते हैं, दूध से आप दही बनाते हैं, ठीक है, दही बन गया, ये केमिकल चेंजेस है, लेकिन दही को क्या आप दोबारा से दूध बना सकते हैं? आप कहेंगे भाग जाओ इधर से, भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका केमिकल चेंजेस हो गया, इसमें सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है, दूध से दही बन गया, ठीक है, तो ये आपका चेंजेस हो गया, जिसे बोलेंगे केमिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे लोहे की कील पर जंग लगना, ठीक है, दूध से दही का बनना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, या पदार्थ का जलना, जो पदार्थ जल गया उसे दोबारा से उसी फॉर्म में आप नहीं ला सकते हैं। जैसे कि कागज़ है, कागज़ को आपने जला दिया, ठीक है, तो क्या आप दोबारा से उसे कागज़ को बना देंगे? ठीक है, जो राख बन गई, राख से तो कागज़ बन नहीं सकता है, ठीक है, तो ये आपका कैसा केमिकल चेंजेस हो जाएगा। या दूध का फटना, अब आप कहेंगे दूध फट गया, तो क्या दोबारा से उसे उसी फॉर्म में ला सकते हैं जिस फॉर्म में वो पहले दूध की फॉर्म में था? नहीं ला सकते हैं, इतने तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? आपका केमिकल चेंजेस बोलेंगे, ठीक है। अथवा दूध का जमना या भोजन का पचना, ठीक है, भोजन जो हम करते हैं, खाना खाते हैं, उसका डाइजेस्ट होना, ठीक है, दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं आ सकता है जब डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके केमिकल चेंजेस होंगे। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। बहुत जल्दी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर्स आए हैं, जो परीक्षाएँ हुई हैं, उन सभी के क्वेश्चन पेपर को यहाँ सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। तो देखेंगे आप अगला प्रश्न, परमाणु, ठीक है, एटम, ठीक है, क्या है आपका ये एटम, ठीक है, एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु, ठीक है। तो पढ़ेंगे एटम के बारे में। किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व होता है, ठीक है, ऐसा कोई भी तत्व हो गया, उसका छोटा से छोटा अंश या छोटा से छोटा भाग ही परमाणु होता है, जिसका किसी भी तरह से रासायनिक अस्तित्व रहना चाहिए। कैसा? केमिकल अस्तित्व उसका होना चाहिए। इसकी जो संरचना यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। किससे? नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है इस तरह की स्ट्रक्चर। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु का आवेश क्या होता है? शून्य होता है। परमाणु का आवेश क्या होगा? शून्य होगा। ये आपसे ही हम परमाणु बोलते हैं। निम्न का आविष्कार किसने किया था? चलिए आविष्कार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इनका आविष्कार किसने किया था और उसकी संख्या भी यहाँ पर आपको पता चलेगी, ठीक है। तो देख लेंगे फटाफट, और इन्हें आपको याद भी रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, ठीक है, किसने? जे थॉमसन ने। परमाणु संरचना, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी खोज की थी बोर एवं रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। अगला आपका न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर की खोज की थी मोसले। परमाणु सिद्धांत, ठीक है, इसकी खोज की थी डाल्टन ने, ठीक है। अगर आप यहाँ पर साइंस स्ट्रीम, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे और आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इन तीन
की खोज के बारे में यहाँ पर एक फार्मूला देखने के लिए आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं इस तरह का एक ये सूत्र कह सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ई से इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी, टा से थॉमसन, ठीक है, टा से थॉमसन, इस तरह से टी से थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। पारा पर, ठीक है, पास से क्या हुआ आपका प्रोटॉन, रा से हो गया आपका रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद आ गया ना और चा, ठीक है, ना और चा। तो अगला अंतिम आपका क्या आया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चा से चैडविक। तो ईंट पर नाच, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इससे आप याद रख सकते हैं। ईंट, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज आपकी किसने की, रदरफोर्ड ने की, ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो इस तरह से आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही होंगी, इस तरह से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, इस तरह से जो यहाँ पर लिखा हुआ है ईंट पर नाच, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे यहाँ पर आपको बता देते हैं इनकी जो खोज है वो कब की गई। तो सन यहाँ पर दी हुई है, आप चाहे तो इसका पूरे का ही एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको एक बार याद रहें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में और परमाणु संरचना की खोज 1913 में। उसके बाद प्रोटॉन है रदरफोर्ड ने जिसकी खोज की थी, इसकी खोज 1919 में हुई थी। अगला है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में। और उसके बाद अगला आपका परमाणु संख्या की खोज मोसले ने 1913 में की थी। और परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन ने 1803 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सवाल है, ठीक है, और इसका आंसर आपको मिल गया सारी खोजों के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है तत्व और उसके वर्गीकरण को समझाइए, ठीक है। चलिए बताते हैं कि तत्व क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर निर्मित होते हैं तत्व यानी कि एलिमेंट कहलाते हैं। कोई भी जो तत्व है उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स यानी कि परमाणु हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट यानी कि तत्व बोलेंगे। अब तत्वों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, किसी भी एक साइन यानी कि प्रतीक के द्वारा। अब तक 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता होती है लेकिन किसी तत्व के समस्त परमाणु के गुणों में समानता होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, ठीक है। क्या समानता होगी, परमाणुओं के गुणों में, ठीक है। अगला आपका कंपाउंड यौगिक, दो अथवा दो से अधिक तत्व, ये तत्व हो गए। तत्व किससे मिलकर बनते होते हैं, यहाँ पर परमाणु से। अब यौगिक किससे मिलकर बनेंगे, तत्वों से। यौगिक किससे मिलकर बनेंगे भैया, तत्वों से। तो दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं, इसे यौगिक भी कह सकते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिक के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक के सूत्र में उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या ज्ञात हो सकती है, जैसे जल, नमक, ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट आदि। आगे मिक्सचर बताया गया है। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर को भी यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। तो दो अथवा दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित, ठीक है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है उनका, अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिक्सचर का बना देते हैं, जैसे वायु हो गया यानी कि हवा, शरबत हो गया, सिरका हो गया, पीतल हो गया, सोडा वाटर। ये क्या है, आपके सारे के सारे मिक्सचर हैं, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत जल्दी आपकी जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।